स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इससे पहले भी मैंने कई सारे टॉप 20 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट कराया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लीजिए। टॉप 20 क्वेश्चंस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से भी देख लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर, बोली, व्याकरण, व्यंजन। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन नहीं होगा। व्याकरण भी नहीं कहेंगे हम, बोली भी नहीं होगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? तो कुल जो है 52 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। किस संज्ञा का? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा वो होते हैं जिनसे समूह का बोध होता है। जैसे भीड़, भीड़ कहने पे कई सारे लोगों का बोध हो रहा है ना, समूह का बोध हो रहा है। कक्षा कहें तो कक्षा में अब कोई एक या दो व्यक्ति होगा नहीं, छात्र होंगे, छात्राएं होंगी और अध्यापक होंगे, यानी समूह का बोध हो। जिससे समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दूध कहने से समूह का बोध नहीं हो रहा है। भाववाचक संज्ञा यानी जिससे भाव का बोध हो, जैसे हरियाली, खुशी, ईमानदारी, बेईमानी, निष्ठा, ये सब क्या है? भाव है। तो जो भाव है वो क्या होगा? आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा यानी जिससे एक ही प्रकार के लोगों का या एक ही प्रकार की जाति का बोध है। जैसे वकील कहने से वकील जाति का बोध हो रहा है, अध्यापक कहने से अध्यापक जाति का बोध हो रहा है, मानव कहने से जितने भी मानव लोग हैं वो सभी आ जाएंगे, यानी मानव जाति का बोध होगा। पशु कहने से पशु जाति का बोध होगा, तो जातिवाचक संज्ञा भी नहीं हो जाएगा। दूध क्या है? ये द्रव्य है, यानी खाने की चीज़ें है। तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं और आपके धातुएं जो हैं वो क्या आ जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। 3.5 मीटर, 3.5 मीटर बताइए, संख्यावाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? देखिए यहाँ पे गुण की तो बात नहीं की जा रही। अब कुछ लोग कहेंगे कि संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे देखिए 3.5 मीटर यानी जो चीज मापा जाए, तौला जाए, वो आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है, ना कि संख्यावाचक। संकेतवाचक विशेषण भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे संकेत की बात नहीं की जा रही है, परिमाण की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। शिक्षा कैसी? तो कैसी शब्द जिस शब्द के बाद लगे वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। दारा कैसा? दारा कैसा यानी दारा जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। कोयल कैसी? तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। हवा कैसी?
या हवा बह रही है शब्द आया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। दारा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संभाव्य भूतकाल। तुम बैठो मैं अभी आया, क्या भविष्य काल की बात की जा रही? नहीं, उसमें गा गी गे आता है। भूतकाल नहीं, था थी थे आता है। वर्तमान काल की बात कही जा रही है कि तुम बैठो मैं अभी आया, तो क्या होगा ये वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, ये वर्तनी में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी जो है ये आपका इस तरह होगा, ये शुद्ध वर्तनी है और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द वर्तनी से रिलेटेड जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, जैसे आपका है उज्ज्वल, सन्यासी, विदुषी, कवित्री, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर रिक्त स्थान उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। संगम में आपको उपसर्ग बताना है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सम धन गम। यहाँ पे गम जो है ये आपका मूल शब्द है और आपको पता है कि उपसर्ग जो है ये शब्दांश होता है और किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो सम जो है ये क्या है आपका उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। माँ में हलंत रहेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अज्ञ का विलोम शब्द है, बताइए अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनज्ञ होगा? नहीं। सर्वज्ञ होगा? नहीं। सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा सर्वज्ञ का विलोम। यज्ञ होगा? नहीं, विज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम विज्ञ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, अजन्य। अजन्य होगा? नहीं। अमृत फल होगा? नहीं। उन्नयन होगा? नहीं। अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अतिथि यानी जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? कोटि का एक अर्थ श्रेणी होता है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। लगन होता है कोटि मीन्स? नहीं। समूह होता है? नहीं। बहुत होता है? नहीं। कोटि मीन्स होता है करोड़ और कोटि मीन्स होता है श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। शब्द धन अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना है आपको बताना है। शब्द धन अर्थ का जब हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? शब्दार्थ हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे आप? इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
समासिक पद को तोड़ना कहलाता है संधि, समास, समास विग्रह, समास विच्छेद। समासिक पद को तोड़ना जो है समास विग्रह कहलाता है और संधि के पदों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, ना कि समास विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। मोहन जो है वो धनी तो है लेकिन फिर भी दुखी है। ये वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए संयुक्त वाक्य में जो शब्द है और, तथा, एवं, अथवा, या से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए और, तथा, एवं, अथवा, या नहीं दिया हुआ है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यहाँ पे आपका साधारण वाक्य भी नहीं है, ना संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? बताइए। भग्नाश होना, अच्छा और बुरा एक करना, मज़ा किरकिरा करना, अच्छी चीज को बुरा कहना। गुड़ गोबर करना यानी मज़ा किरकिरा करना। कहते हैं ना, अरे तुमने तो सारा मज़ा किरकिरा कर दिया, यानी गुड़ गोबर कर दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो बनाएं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ओ जो है ये इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बताइए कक्षा शब्द किस श्रेणी में आता है? जातिवाचक संज्ञा जैसे वकील, अध्यापक, शिक्षक, डॉक्टर, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे मिठास, खट्टास, ईमानदारी, बेईमानी, बचपन, बुढ़ापा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सोहन, कविता, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जहाँ पे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लिया जाए। समूहवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से समूह का बोध हो, जैसे कक्षा। कक्षा किसी एक व्यक्ति से तो बनेगा नहीं, उसमें छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, अध्यापक होंगे या अध्यापिका होंगी, तब वो कक्षा बनेगी। तो यानी समूह का बोध हो रहा है। जैसे भीड़ कह दे, सेना कह दे, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मोड़, मुड़ जाना, मोड़ना, मुड़वाना। बोलना क्या है? अकर्मक क्रिया है और इसका
सकर्मक क्रिया क्या होगा, मोड़ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। इकारांत शब्द किसे कहते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। इकारांत यानी दीर्घ ई आया है ना, तो लास्ट में जो भी शब्द है उसमें दीर्घ ई की मात्रा रहेगी, तभी हम उसे कहेंगे इकारांत शब्द। जैसे पानी में लास्ट में ई आया, नदी में लास्ट में ई है, रोटी में लास्ट में क्या है, दीर्घ ई है, बकरी में भी ई है, यानी ये चारों शब्द जो है इकारांत शब्द है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इकारांत शब्द जो है वो पुल्लिंग है। जैसे बकरी, बकरी क्या आपका पुल्लिंग शब्द है, नहीं, बकरी का पुल्लिंग बकरा हो जाएगा। रोटी कैसी, रोटी कैसी, रोटी आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, बकरी भी स्त्रीलिंग शब्द है। नदी कैसी, तो नदी भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। पानी कैसा, पानी क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।